हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल हिस्ट्री विद पूर्णिमा। और आज हम चैप्टर 7 कवर करेंगे विच इज़ विजयनगर एम्पायर। तो सबसे पहले सॉरी कि मैं सारे चैप्टर्स नहीं करा पाई बोर्ड से पहले, पर 7 चैप्टर्स हम कर लेते हैं। और बाकी की तो आपके टीचर्स वगैरह ने भी कुछ ना कुछ तो उसमें भी समझाया होगा और आपने खुद भी सेल्फ स्टडी करी है, तो वो बहुत अच्छी बात है। तो 8 मार्कर्स क्वेश्चन कैसे करना है वो सुन लो। सबसे पहले जो क्वेश्चन होगा उसमें आपको इंट्रोडक्टरी लाइन लिखनी है, 1 या 2 लाइन्स की पहले इंट्रोडक्शन लिख दो। उसके बाद 2 से 3 पैराग्राफ्स के अंदर आपको आपका आंसर लिखना है। जो प्रॉपर आंसर है वो आपको 2 से 3 पैराग्राफ्स में लिखना है। पैराग्राफ्स नहीं लिखने तो ज़्यादा अच्छा होगा कि पॉइंट्स लिखो, पर होता है कि कुछ बच्चे पॉइंट्स नहीं लिख पाते, तो इसलिए आप पैराग्राफ 2-3 को मिक्स करके भी कर सकते हो। तो आप उसके बाद पॉइंट्स या फिर पैराग्राफ्स लिखो, छोटे छोटे लिखना। अगर पैराग्राफ लिख रहे हो तो बड़े मत लिखना। उसके बाद लास्ट में अपना कंक्लूजन दो। इस तरीके से आपका आंसर जो है प्रेजेंटेबल बनेगा। अगर आप उसमें डिफरेंस बता रहे हो तो आप एक टेबल बनाओ, एक बीच में अगर एक लाइन भी खींच दो, उसके बाद दोनों साइड में आप अपने आंसर को डिफ्रेंशिएट करके आंसर लिखो। अगर हड़प्पा से रिलेटेड क्वेश्चन है तो उसमें आप कुछ ड्राइंग बना दो। सीटाडेल है, ग्रेट बाथ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसमें आप वो सारी ड्राइंग्स बनाओ, वरना कॉपर मिरर बनाओ, कुछ ना कुछ तो उससे रेलिवेंट चीज़ बनाओ ही बनाओ। उसके बाद अब शुरू करते हैं चैप्टर से, विजयनगर एम्पायर। तो नाम से ही पता चल रहा है, विजयनगर मतलब सिटी ऑफ विक्ट्री। इसको हम सिटी ऑफ विक्ट्री भी कहते हैं। हमें कहाँ से पता चला कि ये एक एम्पायर था, लोग यहाँ पे रहते थे? कैसे? 14th सेंचुरी से लेके 16th सेंचुरी तक एक एम्पायर यहाँ पे है। सोर्सेज क्या आते हैं हमारे? बेसिकली ये क्वेश्चन आता है, क्या वहाँ पे हमारे ओरल ट्रेडिशंस थे, वहाँ पे लोग जो रहते थे उनकी मेमोरीज़ के अंदर ये एम्पायर बसा हुआ है, आज भी बसा हुआ है। आज भी अगर विरूपक्ष टेम्पल के मंदिर, अगर वहाँ पे पुजारियों से बात करोगे तो आपको आज भी इस एम्पायर के बारे में बताएंगे। तो यही हमारा फोर्स है कि वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनकी मेमोरीज से हमें पता चला कि ये एम्पायर कितना अच्छा है और कैसा है। उसके बाद आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, जो कॉमन आपके चीज़ें होती है, इंस्क्रिप्शंस, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, टेक्स्ट वगैरह, वो सारी चीज़ें आपके सोर्सेज हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एम्पायर कितना वास्ट था। तो सबसे पहले ये जो कृष्णा रिवर है आपकी, वहाँ से लेके नॉर्थ में कृष्णा रिवर से लेके आपके साउदर्न पेनिनसुला था, वहाँ तक ये एम्पायर आपका फैला हुआ था। अब नेक्स्ट कि इस एम्पायर को हम एक और चीज़ बुलाते हैं विच इज़ हम्पी। इस एम्पायर को हमने एक और नाम दिया है, हम्पी। हम्पी कैसे निकला? कि यहाँ पे एक लोकल मदर गॉडेस थी, पंपा देवी। अब पंपा देवी को हमने पार्वती माता से रिलेट किया है कि वो एक पार्वती माता का ही रूप है, पंपा देवी, तो इसलिए हमने इस जगह का नाम रख दिया हम्पी। समझ आया? तो अब अगर क्वेश्चन है कि हम्पी के बारे में बताओ या फिर विजयनगर के बारे में बताओ, तो बात एक ही है, हम्पी और विजयनगर एक ही चीज़ है। अब इस जगह की डिस्कवरी कैसे हुई वो देखते हैं। 1800 के अंदर हमारे कर्नल कॉलिन मैकेंजी आए, जो एक सर्वेयर और एक कार्टोग्राफर थे। कार्टोग्राफर कौन होता है? जो मैप्स बनाता है। ओके, उन्होंने यहाँ का एक सर्वे मैप बनाया जिसके अंदर बताया कि यहाँ पे लोग, यहाँ पे सारी आर्कियोलॉजिकल चीज़ें उन्होंने ढूंढी और बताया कि लोगों से बातचीत करके कि यहाँ पे कैसे लोग रहते हैं, यहाँ पे रहते थे, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा था, ये सारी चीज़ें उन्हें यहाँ से पता चली। उसके बाद और क्या हुआ कि फ़ोटोग्राफ्स भी आनी शुरू हो गई थी। 1856 में यहाँ की फ़ोटोग्राफ्स भी ली जा रही थी। समझ रहे हो? 1856 में यहाँ पे फ़ोटोग्राफ्स ली और उसके थ्रू भी पता लगाया कि यहाँ पे कैसी चीज़ें थी और कैसा आर्कियोलॉजिकल चीज़ थी। उसके बाद, उससे पहले 1836 के अंदर जो हमारे एपिग्राफिस्ट थे, उन्होंने बहुत सारी इंस्क्रिप्शंस को कलेक्ट किया और उससे जाना कि हम्पी कैसा शहर था। हम्पी प्रेजेंट डे कहाँ पे है? कर्नाटका में। अगर आप जाओगे तो आपको कहाँ मिलेगा? कर्नाटका के अंदर। हाँ, ओके, इतना समझ आया। अब नेक्स्ट टॉपिक से पहले और क्या फोर्स है कि हमें इस जगह के बारे में सिर्फ इन चीज़ों से नहीं पता चल रहा, हमें पता चल रहा है हमारे जो ट्रैवलर्स हैं, जो हमारे फॉरेन ट्रैवलर्स हैं, वो जो यहाँ पे आए, उन्होंने जो रिपोर्ट्स लिखी, जो अकाउंट्स लिखे, उनके थ्रू हमें पता चला। और सिर्फ उनके ही नहीं, हमारे यहाँ पे जो टेक्स्ट थे कन्नड़ के अंदर, तेलुगु में, संस्कृत में, उनसे भी हमें पता चल रहा था कि ये एम्पायर कैसा है। समझ आया? अब
नेक्स्ट टॉपिक है आपका रायाज, नायकाज एंड सुल्तान्स। तो उसमें क्या बताया है कि रायाज कौन होते हैं? किंग होते हैं। इन्होंने किंग्स ने खुद को रायाज बुलाना शुरू कर दिया। और अब डिस्कवरी देखते हैं, डिस्कवरी नहीं सॉरी इस्टेब्लिशमेंट देखते हैं कि इसको किसने इस्टेब्लिश करा। 1336 के अंदर 2 भाई थे, हरिहर एंड भुक्का। उन्होंने विजयनगर एम्पायर की इस्टेब्लिशमेंट करी थी। और उनके टाइम पे एम्पायर ऐसा था कि वो फ्लक्चुएट होती रहती थी, उसके फ्रंटियर्स, मतलब कि उसकी जो बाउंड्रीज थी वो फ्लक्चुएट होती थी। कैसे? कभी बाउंड्री ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कभी बाउंड्री वीक हो गई, कभी दुश्मन के एरिया में उनका कुछ एरिया चला गया, कभी वो उनका एरिया वापस ले लेते थे। तो बार बार ऐसे ऐसे फ्लक्चुएशन चल रही थी। तो इसलिए यहाँ पे बोला कि यहाँ के जो फ्रंटियर्स थे वो फ्लक्चुएटिंग थे। और क्या बताया कि पर ये सारी चीज़ें होने के बाद भी वहाँ पे डाइवर्सिटी थी। वहाँ पे अलग अलग रीजन से रहने वाले, अलग अलग कल्चर्स को मानने वाले, ट्रेडिशंस को मानने वाले लोग एक साथ यहाँ पे रहते थे और डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस भी बोलते थे। समझ आया? हमने पढ़ा रायास के बारे में। अब हम सुल्तान्स का थोड़ा सा पढ़ते हैं कि सुल्तान्स क्यों यहाँ पे लिखा है। बेसिकली जो इनके राइवलरी थी, जो इनके राइवल्स थे, दक्कन के जो सुल्तान्स थे जिसमें बीजापुर, गोलकोंडा और अहमदनगर आता है, उनसे इनकी राइवलरी चल रही थी। विजयनगर एक्स वो तीनों सुल्तान्स। समझ आया? और उनसे यह क्या चीज़ थी कि इनकी यहाँ से इनकी लड़ाई चलती थी एक जगह को लेके कि यहाँ पे टैक्स ना देना पड़ जाए, क्योंकि जो टैक्स देगा और उस दूसरे वाले की ट्रेजरी भरती जाएगी। इसलिए इनको होता था कि उस जगह को अपने कंट्रोल में ले ले, कि वो ट्रेड से भी सारा उनके पास ही रहे और टैक्स दूसरी जगह से भी कलेक्ट करे, ताकि वो ज़्यादा पावरफुल बने। इतना समझ आया? पर तब भी यहाँ पे एक चीज़ अच्छी थी कि अगर उनको किसी का भी आर्किटेक्चर या फिर किसी चीज़ को बनाने का स्टाइल, लिखने का स्टाइल पसंद आता था तो वो उसको अपने आप ही कॉपी कर लेते थे। यहाँ पे ये नहीं था कि तुम्हारी चीज़ों को हम कॉपी नहीं करेंगे। यहाँ पे ये था कि अगर हमें तुम्हारा आर्किटेक्चर पसंद आ रहा है तो हम उसको कॉपी कर रहे हैं। समझ आया? अब सारा टाइम लड़ाई तो नहीं कर सकते, कुछ काम भी करने हैं, सिर्फ लड़ाई करके तो नहीं गुजारा होता ना। तो इन्होंने क्या करा कि इनसे पहले जो विजयनगर एम्पायर की इस्टेब्लिशमेंट से पहले भी तो यहाँ पे कुछ रूलर्स थे ना, जो थे चोलास एंड होसालास। उनकी कंस्ट्रक्शन के अंदर अगर कुछ मंदिर रह गए थे तो उनकी कंस्ट्रक्शन इन्होंने कंप्लीट करी थी, मतलब उसकी कंस्ट्रक्शन पूरी करी थी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो बृहदेश्वर टेम्पल है थंजावुर में, उसको उन्होंने पूरा करवाया था। उसके बाद चेनाकेश्वर टेम्पल जो है बेलूर के अंदर, उसको भी उन्होंने कंस्ट्रक्ट करवा दिया था। मतलब कि इन्होंने ये, इनको सबको चाहिए था कि डिवाइन जो पावर्स है उनका इनसे रिलेशन बना रहे, उनका कनेक्शन रहे। तो इन्होंने मंदिरों को बनवाया भी, और अगर किसी की कंस्ट्रक्शन रह रही थी तो उसको भी कंप्लीट करवाया। तो ये लोग सिर्फ लड़ाई नहीं करते थे, ये लोग ये सारे काम भी करते थे। समझ आया? अब नेक्स्ट टॉपिक है किंग्स एंड ट्रेडर्स। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका किंग्स एंड ट्रेडर्स। बेसिकली यहाँ पे जो हॉर्सेस थे ना, उनका इंपोर्ट हो रहा था अरेबिया और सेंट्रल एशिया से। यहाँ पे जो हॉर्सेस थे उनका इंपोर्ट हो रहा था अरेबिया और सेंट्रल एशिया से। पर जैसे कि अगर ये इंपोर्ट का एक पॉइंट है कि यहाँ पे सारे हॉर्सेस आते हैं, तो अरेबिया से तो आ रहे हैं, पर यहाँ पे भी तो कुछ लोकल मर्चेंट्स होंगे ना जो इसको पूरा कंट्रोल कर रहे थे। इंडिया से भी तो कुछ लोकल मर्चेंट्स होंगे जो इसको कंट्रोल कर रहे थे। तो उनको हमने बोला कुदराई चेत्तीस। जो ये लोग कंट्रोल कर रहे थे उनको हमने क्या बोला? कुदराई चेत्तीस। ओके सॉरी। पहले अरेबिया के वो ट्रेडर्स, मर्चेंट्स और यहाँ के लोकल ट्रेडर्स, जिनको हम कुदराई चेत्तीस कहते हैं, वो कंट्रोल कर रहे थे। पर 1498 में पोर्टुगीज़ इस एरिया के अंदर आए, हमारी पिक्चर में है, और इन्होंने इस एरिया को अपने अंडर ले लिया। क्यों? क्योंकि उनके पास थी मस्केट्स। मस्केट्स क्या होती है? गन्स। उनके पास थी अच्छी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री, उनके पास थी मिलिट्री की बेटर टेक्नोलॉजी, सुपीरियर मिलिट्री टेक्नोलॉजी उनके पास थी। तो इस रीज़न से उन्होंने इस एरिया को कैप्चर करा, और ये जो हॉर्सेस का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा था और जितना भी ट्रेड हो रहा था, उस ट्रेड को भी इन्होंने ही कैप्चर कर लिया। समझ आया?
उसके बाद चलो ठीक है, इतना तो पता चल गया कि हॉर्सेस का और है, पर हॉर्सेस के अलावा भी तो अलग चीज़ दूसरी चीज़ों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा होगा ना, सिर्फ हॉर्सेस से थोड़ा ना गुजारा होगा। तो यहाँ पे स्पाइसेस, जो स्पाइस का नाम लो यहाँ पे वो स्पाइस आपको मिलेगा। यहाँ पे इतने सारे स्पाइसेस का ट्रेड हो रहा था, यहाँ पे हमें टेक्सटाइल मिल रहा था, यहाँ पे हमें एग्जॉटिक गुड्स मिल रहे थे, यहाँ पे हमें ज्वेलरी मिल रही थी, यहाँ पे हमें प्रेशियस स्टोन्स मिल रहे थे। तो यहाँ पे हमें हर चीज़ मिल रही है, इन सारी चीज़ों का ट्रेड हो रहा था। इतना समझ आया? चलो नेक्स्ट टॉपिक है, फिर से बस यही टॉपिक था। अब नेक्स्ट आपका आता है कि इस एम्पायर का राइज और डिक्लाइन पढ़ेंगे, द एपोजी एंड डिक्लाइन ऑफ द एम्पायर। ठीक है, चलो। एपोजी मतलब होता है राइज। अब सबसे पहले यहाँ पे 4 डायनेस्टी आई, इस टाइम पीरियड में 4 आई। पहले आई संगम, सलूफ, तलूफ और अरावीदू डायनेस्टी। अब क्या हुआ, सबसे पहले आई आपकी संगम डायनेस्टी, जिन्होंने इसकी इस्टेब्लिशमेंट करी थी 1336 में। उसके बाद आपकी आई 1485 तक, 1485 में आपकी सलूफ डायनेस्टी। नो आई एम सो सॉरी, एक सेकेंड रुको। एक सेकेंड रुको बस। हाँ अब ठीक है, ओके। तो संगम डायनेस्टी का टाइम पीरियड है 1336 से 1485 तक। उसके बाद आपकी सेकेंड डायनेस्टी है सलूफ डायनेस्टी, जिसका टाइम पीरियड है 1485 से 503 तक। उसके बाद हमारी आई तलूफ डायनेस्टी, जिसके अंदर हमारे आए कृष्णदेव राया, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे कि उनके टाइम पीरियड में कितना ज़्यादा राइज कर गया हमारा ये एम्पायर। तो कृष्णदेव राया इस टाइम पीरियड पे आए। और अब इसकी 2-3 पॉइंट्स पढ़ते हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलेंगे। इस पे कृष्णदेव राया है इस टाइम पीरियड पे, और उन्होंने कुछ चीज़ें करी। क्या उन्होंने सबसे पहले आते ही तो नहीं, कुछ सालों बाद रायचूर दोब जो था ना, उसको अपने अंडर ले लिया 1512 में। अब रायचूर दोब क्या है, जो रिवर आपकी कृष्णा है और रिवर तुंगभद्रा जो है, उन दोनों के बीच का जो रास्ता है उसको बोलते हैं हम रायचूर दोब। उसको हम क्या बोलते हैं, रायचूर दोब। और 1512 के अंदर उन्होंने इस एरिया को कैप्चर कर लिया। फिर जो आपके गजपति रूलर थे, उनको भी हरा दिया। गजपति रूलर को हराया, उसके बाद सुल्तान ऑफ बीजापुर को भी हराया। कब? इसको हराया 1514 के अंदर। और जो आपके बीजापुर के सुल्तान थे, उसको इन्होंने 1520 के अंदर डिफीट कर दिया। तो इन्होंने अपने टाइम पीरियड पे क्या करा, रायचूर दोब को अपने अंदर ले लिया, गजपति रूलर को 14 के अंदर हटा दिया, 20 के अंदर इन्होंने फिर से सुल्तान ऑफ बीजापुर को हरा दिया। तो मतलब उस एरिया को अपने अंडर ले लिया। और क्या करा, विजयनगर के पास ही इन्होंने एक और जगह को, सेमी अर्बन एरिया को इस्टेब्लिश करा अपनी मदर के नाम से, और उसका नाम था हमारा नगलापुरम। जो आपका एरिया था उसको उन्होंने अपने सेमी एरिया इस्टेब्लिश करा, जिसका नाम रखा नगलापुरम। और वो किस नाम से रखा, उन्होंने अपनी मदर के नाम से उसका नाम रखा नगलापुरम। समझ आया इतना? और क्या करा कि इस टाइम पे इन्होंने बहुत ही ज़्यादा गेटवेज बना दिए। गेटवेज जो एंट्री में जो गेटवेज होते हैं वो बनाए,
जिसको हम गोपुरम्स कहते हैं बेसिकली, इन्होंने गोपुरम्स बना दिए अच्छे अच्छे और बहुत ही ब्यूटीफुल गोपुरम्स बनाए अपने टाइम पीरियड पे। फॉर एग्जांपल बृहदेश्वर टेम्पल जो है उसका जो गोपुरम है वो इन्होंने ही बनवाया था। और इनके टाइम पे जो एम्पायर था वो सबसे ज़्यादा वास्ट था और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। समझ आया क्यों तलुप डायनेस्टी, या बेसिकली हम कृष्णदेवराया के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि कृष्णदेवराया ने आते ही इतने सारे काम करे और इतना ज़्यादा, इतने कम टाइम पीरियड पे भी उन्होंने बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया था। उनकी डेथ हो गई 1529 के अंदर। उसके बाद उनके बच्चों ने इस एम्पायर को संभाला, पर वो ज़्यादा संभाल नहीं पाए, इसलिए 1542 तक उन्होंने इस एम्पायर को अपने हाथों से गवा दिया। उसके बाद सॉरी मुझे कोल्ड हो रहा है। 1529 में उनकी डेथ हुई। 42 तक इस एम्पायर को फिर भी खींच लिया, पर उसके बाद अराविदु डायनेस्टी आ गई, जो कौन थे, फिर से नोबल्स थे। बेसिकली ये इनके नोबल्स थे, इनके नोबल्स तलुफ थे, तलुफ के नोबल्स अराविदु थे, और ये सारे नोबल्स जो थे ना बार बार ओवर पावर कर देते थे अपने किंग्स को ही। कैसे कर देते थे वो हम आगे पढ़ेंगे, पर अभी वो बार बार आगे ओवर पावर कर देते थे। अब अराविदु डायनेस्टी आई, उसमें क्या था कि यहाँ का राजा इतना खास नहीं था। उसका जो चीफ था ना राम राया, उसने एक लड़ाई करवा दी, सबको भिड़वा दिया एक दूसरे से। कैसे? जो हमारा अराविदु डायनेस्टी जैसे ही आई, जितने भी हमारे राइवल्स थे बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर के, उन्होंने साथ में मिलके अलायंस बना लिए कि अब अराविदु को हम साइड कर देंगे। और फिर उसका जो चीफ था राम राया, उसकी कुछ गलतियों की वजह से लड़ाई हो गई, जिसको हम बोलते हैं बैटल ऑफ तलीकोटा। फिर क्या हुआ कि इन्होंने बैटल ऑफ तलीकोटा हो गई इनके बीच, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें अपने इस एम्पायर का एंड हो गया। जो विजयनगर था उसको इन्होंने बैटल ऑफ तलीकोटा के अंदर हार दिया, और उसके बाद अपना जितना भी फोकस था वो ईस्ट साइड पे ले गए। जब विजयनगर को बैटल ऑफ तलीकोटा के अंदर ये हार गए, उसके बाद जितना भी इनका फोकस था वो ईस्ट साइड पर चला गया, जहाँ पर उन्होंने पेनुकोंडा एरिया, जो एक जगह है पेनुकोंडा, वहाँ से इन्होंने रूल करा और एक नई कैपिटल बना दी जिसका नाम था चंद्रागिरी। इस तरीके से इसका राइज हुआ और डिक्लाइन हुआ। कैसे? तलीकोटा के अंदर विजयनगर हार गए, अपना सारा फोकस इन लोगों ने ईस्ट पर ले गए, जहाँ पे पेनुकोंडा नाम की एक जगह थी, वहाँ से रूल करना शुरू करा, और वहाँ पे एक नई कैपिटल बनाई जिसका नाम रखा चंद्रागिरी। समझ आया इतना? चलो नेक्स्ट। हाँ, इस बैटल को और क्या बोलते हैं? रक्षाई तंगड़ी, बैटल ऑफ रक्षाई तंगड़ी या फिर तलीकोटा, इसको ये दो नाम बोलते हैं। अब उसके बाद क्या हुआ, जब ये लड़ाई हो गई उसके बाद ये सब कुछ एकदम अबैंडन्ड हो गया, खंडर बन चुका था ये। और फिर भी यहाँ पे इस जगह पे लोगों के, हमारे जितने भी राजा रहे हैं उनके कुछ रिमेन्स रहे, और हम उन रिमेन्स को ही पढ़ते हैं। समझ आया? अब क्या हुआ कि इतनी, जैसे विजयनगर के अंदर लड़ाई चल रही थी, पर वो इतनी भी लड़ाई नहीं थी कि कभी कभी तुम यार फ्रेंडशिप भी कर सकते हो। तो ऐसा ही होता था कि एक बार सुल्तान्स के बीच में कुछ किसी चीज़ पे लेके आर्ग्यू हो रहा था, तो हमारे जो कृष्णदेवराया थे उन्होंने वो सारी चीज़ों को रिजॉल्व करवाया था, वो आर्ग्यूमेंट को सेटल कर दिया था। वैसे ही जब कृष्णदेवराया की डेथ हुई तो वहाँ पे उनके जो सक्सेसर्स थे उनके बीच में लड़ाई हो रही थी कि अब कौन नया राजा बनेगा। तो इन्हीं सुल्तान ने मिलके हेल्प करी कि अब राजा नेक्स्ट ये बनेगा। तो ये नहीं है, कुछ लोग फ्रेंडशिप्स भी निभाते हैं, पर कुछ लोगों की, कुछ चीज़ की या कुछ लोगों की गलतियों की वजह से कभी कभी लड़ाई भी हो जाती है। समझ आया? चलो नेक्स्ट है द रायाज एंड द नायकास।
रायाज कौन होता है? राजा। नायक, नायक कौन होते हैं? हमारे नोबल्स। तो अब हम उनके बारे में पढ़ते हैं। बेसिकली राजा जो थे ना, नोबलों को नोबल्स को बहुत ज़्यादा जगह दे देते थे कि ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक राजा है, उसने नोबल को इतना एरिया दे दिया, इतनी आर्मी दे दी, सब कुछ दे दिया और कहा कि ठीक है अब तू सारी आर्मी भी संभाल, सब कुछ कर, सारी चीज़ें अच्छे से कर। पर वो क्या करता था, बार बार इनकी जगह को चेंज कर देता था। क्या कर देता था कि इनको ट्रांसफ़र कर देता था एक जगह से दूसरी जगह पे, ताकि वो मेरे अगेंस्ट, मतलब राजा के अगेंस्ट कुछ भी राइवल ना बन जाए, या फिर उनके अगेंस्ट चीज़ें सोच के उनको ओवर पावर ना कर दे, डीथ्रोन ना कर दे बेसिकली। तो इसलिए बार बार उनकी जगह को हटा दिया जाता था। पर जितनी देर वो यहाँ पे रहते थे, उनकी मिलिट्री भी बन चुकी थी, उनका पीजेंट से भी कनेक्शन बन गया था। तो कभी कभी ऐसा होता था कि पीजेंट्स भी उनके साथ ही मूव कर दे जाते थे कि ठीक है हम भी तुम्हारे साथ ही चलते हैं, और वहाँ पे जाके तुम लड़ाई करना, कुछ भी करो, और फिर हम वहाँ पे बैठ के कल्टीवेशन करेंगे, फर्टाइल लैंड पे हम सारी चीज़ों को ग्रो करेंगे। समझ आया? नायक्स के साथ ये हो रहा था। अब क्या हुआ कि नायक के पास क्या क्या पावर थी वो देखते हैं। नायक बेसिकली क्या होते थे, मिलिट्री चीफ्स होते थे, उनके पास पावर होती थी, उनके पास कंट्रोल होता फोर्ट्स पे, अपने अपने अच्छे अच्छे घर भी बना देते थे, उनके पास आर्म्ड सपोर्ट भी था, मतलब मिलिट्री भी थी, सब कुछ था, सब कुछ बहुत अच्छा उनके पास था। और क्या हुआ कि ये कौन सी लैंग्वेज बोलते थे? तेलुगु और कन्नड़। अब क्या हुआ, कभी कभी क्या होता था, नायक्स में दो कैटेगरी हो गई। एक तो वो पूरी तरीके से समर्पित हो जाते थे राजाओं को ही कि ठीक है हम तुम्हारे लिए कुछ भी करेंगे भाई। पर दूसरी कैटेगरी कभी कभी क्या करती थी कि हमें तुम पावर दो, सब कुछ दो, सब कुछ, और फिर हम तुम्हें ही डिथ्रोन कर देंगे। यही हुआ कि तुम्हें पावर दी और उसके बाद डिथ्रोन कर दिया। सॉरी मेरी तबीयत ख़राब है, 1 मिनट। और ऐसा हुआ भी, तलुक डायनेस्टी आई या सलुक डायनेस्टी आई, जो भी आई, उन्होंने अपने राजाओं को डिथ्रोन करके ही तो आए, वो ऐसे ही तो आए। समझ आया? तो वो लोग डिथ्रोन कर भी देते थे क्योंकि उनके पास इतनी पावर होती थी और इतना कनेक्शन बन जाता था लोगों से कि वो अपने आप ही पावरफुल बन जाते थे राजा से। अब नेक्स्ट आता है आपका अमर नायक का सिस्टम। अमर नायक सिस्टम, बेसिकली ये सिस्टम इक्ता सिस्टम से मिलता जुलता है। किससे मिलता हुआ सिस्टम है ये इक्ता सिस्टम? जो आपका दिल्ली सल्तनत में उस टाइम पर चल रहा था। इक्ता सिस्टम में क्या होता था कि हम अपने चीफ को या हमारे जो नायक थे उनको बोलते थे तुम हर जगह से जाके टैक्स कलेक्ट करो, सब कुछ करो, और तुम्हें मैं एक लैंड का एरिया दे दूँगा, एक पर्टिकुलर एरिया दे दूँगा, उधर रहो, वहाँ से लोगों से टैक्स भी कलेक्ट करो, सारी चीज़ें करो, उनसे एग्रीकल्चर भी कराओ। इन रिटर्न तुम क्या करो, हमारे लिए वॉर्स लड़ो, जितना टैक्स कलेक्ट होगा थोड़ा हमें दो, थोड़ा तुम रखो, सब कुछ करो, और पर इन रिटर्न और क्या करना है तुम्हें, वॉर करनी है हमारे लिए। तो वो लोग मान जाते थे ठीक है हम वॉर करेंगे। पर सारा टाइम तो ऐसा नहीं होता था ना, कभी कभी तो वो लोग उसके अगेंस्ट भी जाते थे। पर एक जगह पे हर कोई कहाँ मान जाता था, मंदिरों में। जितना भी ये रेवेन्यू कलेक्ट होता था वो सिर्फ 2 ही जगह जाता था, या तो मिलिट्री को संभालने के लिए या फिर मंदिरों को बनवाने के लिए, क्योंकि उनको था कि जितना भी मंदिर बनवाएंगे उतना ज़्यादा पॉजिटिव हमारे लिए होगा, हम उतनी ज़्यादा वॉर्स जीतेंगे, उतने ज़्यादा प्रॉस्पेरस बनेंगे। और क्या हुआ, इरिगेशन फैसिलिटीज़, इरिगेशन करवाने के लिए भी इन्होंने इस रेवेन्यू को यूज़ करा कि एग्रीकल्चर अच्छा हो, लोगों तक हर सारी चीज़ें पहुँचे, पानी की सप्लाई हर जगह हो। तो पानी की सप्लाई हर जगह हो, तो इसलिए इन्होंने इरिगेशन में भी उस रेवेन्यू को लगाना शुरू कर दिया। और क्या हुआ कि इन्होंने कुछ शेयर, ये जो अमर नायक का सिस्टम है, नायक्स ने कुछ शेयर अपने पास रखा अपनी पर्सनल यूज़ के लिए।
कि मेरे को भी तो अपना पर्सनल यूज़ करना है, तो उसके लिए कुछ शेयर रखा। साथ ही साथ जो हॉर्सेस होते थे, जो एलिफेंट्स होते थे, उनको भी मेंटेन करने के लिए इन्होंने उस पैसे को, उस रेवेन्यू को यूज़ करा। समझ आया? अब कभी कभी क्या होता है कि राजा से इनको मिलने जाना पड़ता था, तो तब ये क्या करते थे, उस पैसे से गिफ्ट खरीद के राजा को ऑफ़र करते थे। ऑफ़र मतलब दे देते थे, गिफ्ट देते थे राजा को। समझ आया अमर नायका? कुछ भी नहीं है, इक्ता सिस्टम से सिमिलर है, ये बोला गया है, जो कि दिल्ली सल्तनत में उस टाइम पर चल रहा था। आया समझ? अब एक दो चीज़ें और बतानी है इसमें। पेज नंबर 175, लास्ट पैराग्राफ। यहाँ पे क्या होता था कि किंग्स एक टाइम पे जब जैसे कि इतना अच्छे से ये सारी चीज़ों को संभाल रहे हैं, तो किंग्स क्या करते थे, इनको कभी भी जाके ट्रांसफ़र कर देते थे। किसी भी रैंडम डे पे गए और ट्रांसफ़र कर दिया। क्यों? ताकि वो दिखा सके कि हम पावरफुल हैं, तुम इतने पावरफुल नहीं हो, तुम हमारे अंडर काम करते हो, हम तुम्हारे अंडर काम नहीं करते। तो इसलिए कभी भी जाके उन पे उनका ट्रांसफ़र कर देते थे एक जगह से दूसरी जगह पे। और जब इस विजयनगर एम्पायर का डिक्लाइन हुआ, जब ये ख़त्म हो गया, उसके बाद ये सारी चीज़ें टूट गई और छोटे छोटे नोबल्स छोटी छोटी जगह को अपने अंडर लेने लग गए, अपने अंडर कंट्रोल करने लग गए। समझ आ गया? ये था आपका द नायक्स एंड द रायास। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम पहले नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। 176, विजयनगर द कैपिटल एंड इट्स एनवायरमेंट्स। तो यहाँ पे क्या है कि विजयनगर में बहुत ज़्यादा वो चल रहा था कि बहुत तरीके से, बहुत अलग तरीके से लोग रहते हैं, डिस्टिंक्टिव फिज़िकल फीचर्स है वहाँ का, फिज़िकल लेआउट है, और बिल्डिंग स्टाइल भी बहुत अलग है। अभी हम पढ़ेंगे कि वहाँ पे कैसे उन्होंने सारी चीज़ें कर रखी थी, कैसे अपना फोर्टिफिकेशन करी थी, वो वाटर रिसोर्सेज भी पढ़ेंगे, सब कुछ अब वो पढ़ने वाले हैं हम। उससे पहले कौन कौन से ट्रैवलर्स आए थे हमारे यहाँ पे, हम वो देख लेते हैं। हमारे यहाँ पे ट्रैवलर्स आए, मैंने बोला ना, फॉरेन ट्रैवलर्स आए, जिनके अकाउंट से हमें पता चल रहा था कि ये कैसा सिस्टम है, ये यहाँ पे लोग कैसे रहते हैं। तो अब हम वो देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 15 CE के अंदर 3 ट्रैवलर्स आए, जिसमें हमारे थे अब्दुल रज़ाक। कौन? हमारे अब्दुल रज़ाक, जिसको हम समरकंदी भी कहते हैं, अब्दुल रज़ाक समरकंदी। तो वो आए थे। उसके बाद हमारे आए निकोलो दे कॉन्टी, जो कि एक इटालियन ट्रैवलर थे। और तीसरे आए अफांसी निकितन, जो थे हमारे रशिया से। तो 3 ट्रैवलर्स 15 सेंचुरी के अंदर आ रहे थे। याद रखना, लिख लो, मैं लिख नहीं रही अब। 3 ट्रैवलर्स 15 सेंचुरी के अंदर आए, 15 के अंदर, 16 में भी आएंगे। तो 15 के अंदर 3 आए, अब्दुल रज़ाक समरकंदी, निकोलो दे कॉन्टी जो कि इटालियन थे, अब्दुल रज़ाक थे पर्शिया से, और थर्ड जो हमारे अफांसी निकितन है, वो आए थे रशिया से। ये 3 ट्रैवलर्स हमारे आए 15 CE में। उसके बाद 16 CE के अंदर फिर से 3 ट्रैवलर्स आए। वो आए दुराते बारबोसा, डोमिंगो पीस, और आए फेरनाओ निनीज। 16 सेंचुरी के अंदर फिर से 3 आए। 18 के अंदर हमारे कौन आए थे? ट्रैवलर नहीं थे, पर कौन थे वो? हमारे कर्नल कॉलन मैकेंजी। समझ आया? वाटर रिसोर्सेज नेक्स्ट टॉपिक है 177 के अंदर, वाटर रिसोर्सेज। अब क्या हो रहा था कि हमें पानी की सप्लाई तो हर जगह चाहिए ही चाहिए, राइट? तो यहाँ पे क्या है, किस तरीके से इन्होंने पानी का सप्लाई करा वो देखते हैं। तुंगभद्रा जो हमारी रिवर थी ना, वो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ ऐसे बह रही थी, तो उसकी वजह से हमारा पानी जो था बहुत अच्छे से हम हर जगह पे भेज पा रहे थे। उसके बाद इन्होंने सिर्फ इस तुंगभद्रा रिवर से ही पानी का फ्लो करवाया। और क्या हुआ कि यहाँ पे क्या है, ग्रेनाइट हिल्स बने हुए थे। तो जब भी बारिश होती थी ना, तो ये हिल्स पानी को छोटी छोटी स्ट्रीम्स के अंदर ऐसे डिवाइड कर देते थे, जिसकी वजह से पानी फिर हर जगह पहुंच जाता था। समझ आया कि ग्रेनाइट हिल की वजह से जैसे ही पानी होता था,
बारिश होती थी तो पानी छोटी छोटी स्ट्रीम्स के अंदर बह बह के लोगों तक वो पहुंच जाता था। उसके बाद इन्होंने एम्बार्कमेंट्स भी बनवाई। एम्बार्कमेंट्स क्यों बनवाई? ताकि वो पानी का फ़्लो अपने हिसाब से कंट्रोल कर पाए, अपने हिसाब से लोगों तक उस पानी को पहुंचा पाएँ और कितने फ़्लो में जाना चाहिए वो सारी चीज़ों को देखने के लिए इन्होंने एम्बार्कमेंट्स भी बनवाई। उसके बाद इन्होंने टैंक्स बनवाए। क्या बनवाए इन्होंने? टैंक्स। 2 टैंक सुन लो, एक टैंक सुनो, कमलापुरम टैंक, जो कि हमारे कृष्णदेव राय ने ही बनवाया था। एक सेकेंड। कमलापुरम टैंक जो हमारा बनवाया था 15 CE के अंदर। कमलापुरम टैंक 15 CE के अंदर बनाया था, जिसके अंदर पानी को स्टोर करा जा रहा था, और बनाया था हीरियार कैनाल। अब मैं वो समझा देती हूँ। ये देखो हीरियार कैनाल कैसे बनाई। ये हमारी फॉर एग्जांपल ये रिवर है, ठीक है। अब रिवर से यहाँ पे एक डैम बना हुआ है, यहाँ पे डैम्स भी बनवाए थे, तो एक डैम बना हुआ है, और उसके बाद अपने अकॉर्डिंग फ़्लो करने के लिए इन्होंने कैनाल बनाई, और यहाँ पे आपका विजयनगर है। तो ये कैनाल थी आपकी हीरियार कैनाल। किसने बनवाई थी? ये संगम डायनेस्टी ने बनवाई थी। इस कैनाल को किसने बनवाया था? संगम डायनेस्टी ने बनवाया था, ताकि पानी जो है हर जगह पे पहुंच पाए। समझ आया? और क्या बनाया था कि ये जो कैनाल थी ना, वो इतनी अच्छी तरीके से बनी थी कि ये आपकी हीरियार कैनाल है, वो अर्बन कोर और सेक्रेड सेंटर को डिवाइड करती थी बहुत ही अच्छे से। सेक्रेड सेंटर को बहुत ही अच्छे तरीके से डिवाइड कर देती थी। सेक्रेड सेंटर कौन सा? जहाँ पे सारे मंदिर वगैरह हैं। और अर्बन कोर कौन सा? जहाँ पे सारे नॉर्मल कॉमन पीपल रहता है या कोई भी लोग रहते हैं, तो वो आपका अर्बन कोर कहता है। और ये हीरियार कैनाल बीच में बनी हुई थी, तो वो सेक्रेड सेंटर और अर्बन कोर को डिवाइड करती थी, और इजीली यहाँ से पानी दोनों तरफ सप्लाई हो सकता था। समझ आया? ये था आपका वाटर रिसोर्सेज, किस तरीके से पानी को भेजा जा रहा था। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है फोर्टिफिकेशन एंड द रोड्स। चलो, फोर्टिफिकेशन एंड द रोड्स, यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे रास्ते बने गए और किस तरीके से यहाँ पे फोर्टिफाई करा गया 7 लेयर्स के अंदर। हमारे जो अब्दुल रज़ाक हैं उन्होंने बताया कि इस पूरे एम्पायर को 7 लेयर्स में डिवाइड फोर्टिफाई किया गया। यहाँ पे आपका विजयनगर है, यहाँ आपका विजयनगर है, उसको 7 लेयर्स में करा गया। कैसे? 1 लेयर, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ पर राजा रह रहा है, और बाकी ये 7 लेयर्स के अंदर फोर्टिफाइड है ये पूरा का पूरा एम्पायर। समझ रहे हो? अब कैसे? हमारे अब्दुल रज़ाक ने बताया कि इसको 7 लाइन्स के अंदर इस पूरे एम्पायर को फोर्टिफाइड किया गया है, जिसमें सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है, यहाँ पे आपके सारे माउंटेन्स आ जाते हैं। जितने भी माउंटेन्स हैं उनको भी अपने एम्पायर के अंदर ले लिया कि अगर माउंटेन्स यहाँ पे पहले की 3 लाइन के अंदर हमारे पास वाटर रिसोर्सेज है, हमारे पास हमारी फर्टाइल लैंड है, हमारे पास हमारी मार्केट्स है, हमारे पास हमारा एग्रीकल्चर एरिया भी 3rd लाइन के अंदर, 2nd लाइन में, 1st लाइन के अंदर हमें मिल रहा है। क्यों? ताकि जो भी आपने जिस तरीके से पद्मावत मूवी देखी है उसके अंदर क्या हुआ, जो आपका मुग़ल एम्परर था वो बाहर बैठा हुआ था, और इन्होंने एम्पायर के अंदर सारा खाने के भंडार रखे हुए थे, ताकि बाहर उसको खाना ना मिले, और जब भी वो चला जाए हमारे पास तो हमारा सब कुछ प्रोवाइडेड है। वही हुआ इधर कि इन्होंने यहाँ पे सारी चीज़ें अपने अंदर रखी,
माउंटेन्स तक अपने अंदर रखे हुए थे एम्पायर के अंदर कि वो एकदम बाहर है, तो कुछ भी कर हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। उनकी ये आइडियोलॉजी थी और ये बहुत ही अच्छी थी कि इन्होंने हर चीज़ को अपने अंदर करा ताकि इनको कभी भी खाने के लारे ना पड़े। और इसी टाइम पर अगर बाहर आ जाए तो किसी को भी डर नहीं है। क्यों? यहाँ पे मार्केट्स भी हैं, यहाँ पे बाज़ार भी है, यहाँ पे आपका एग्रीकल्चर भी हो रहा है, तो किसी भी आपके बाहर राइवल के खड़े होने से इनको डर नहीं लग रहा था। क्यों? क्योंकि सारी चीज़ें इन्हीं की लाइंस के अंदर ही है, इन्हीं फोर्टिफिकेशंस के अंदर ही है। अब बता देते हैं, आउटर मोस्ट के अंदर आपका सारा हिल्स आ जाएगा, आपका आउटर मोस्ट में सारा हिल्स आ रहा है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के अंदर आपके कल्टीवेटेड फील्ड्स, गार्डन्स, हाउसेस आ रहे हैं। उसके बाद आपका सेक्रेड प्लेसेस और जितने भी बचे हुए एरियाज़ हैं वो सारे भी आपके इसी के अंडर आ रहे हैं। इसलिए कोई भी डरता नहीं था इसके यहाँ वाले एम्पायर के अंदर, कोई भी डरता नहीं था, सब फ्रीली जीते थे क्योंकि उनको पता है कि इतना अच्छा इन्होंने कर रखा है। और क्या हुआ? सॉरी। और क्या बताया कि यहाँ पे इनके जो गेटवेज थे, जो गोपुरम्स थे, वो कैसे थे? वो थे इंडो इस्लामिक स्टाइल। इनके जो गेटवेज और गोपुरम्स थे वो बने हुए थे इंडो इस्लामिक स्टाइल। इस्लामिक कैसे? क्योंकि वहाँ पे कौन रह रहे थे? सुल्तान्स। अभी बताया ना, सुल्तान ऑफ डेक्कन थे, तो इस्लामिक स्टाइल तो आना ही था। मैंने अभी बोला कि इनका आर्किटेक्चर इनको पसंद आता था, तो इसी रीज़न से इनके गेटवेज जो बने होते थे वो इंडो इस्लामिक स्टाइल के थे। एक चीज़ और, यहाँ पे कोई भी सीमेंट वगैरह कुछ भी इस तरीके से यूज़ नहीं किया जाता था फोर्टिफिकेशंस या दीवारों को बनाने के लिए। तो यहाँ की दीवार इतनी सुंदर क्यों बनती थी या इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों होती थी? क्यों? आपने लेगोस देखे हैं ना कि कैसे एक के अंदर एक अटका देते हैं और वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है कि वो नहीं टूटता। उसको ऐसे खींचना पड़ता है, वो ऐसे नहीं टूटते। मतलब यार उसको अब करके देखोगे तो वो ऑफकोर्स टूटने ही वाले हैं, पर वैसे पत्थरों को आप ऐसे खींचोगे तभी वो टूटेंगे, आप उसको ऐसे नहीं निकाल सकते। तो इस वजह से जो यहाँ की फोर्टिफिकेशन थी वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी। समझ रहे हो? यहाँ की फोर्टिफिकेशन भी इसलिए यहाँ की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाओ कि मैंने आपको पेज नंबर 178 पे क्वेश्चन दे रखा है कि एग्रीकल्चरल लैंड्स को अपने फोर्टिफिकेशंस के अंदर क्यों लिया था। उसका रीज़न मैंने बता दिया, क्योंकि एम्परर अगर आपका जो दुश्मन है वो बाहर है और एग्रीकल्चर बाहर होगा तो वो कंट्रोल करेगा। वहीं अगर आपका एग्रीकल्चर एरिया अंदर है और दुश्मन बाहर है तो वो भूखा मर जाएगा, क्योंकि वो लिमिटेड खाना लाया होगा, एक टाइम के बाद उसे वापस जाना ही पड़ेगा। पर इनको कहीं भी बाहर नहीं जाना, तो इसलिए इन्होंने अपने फोर्टिफिकेशन के अंदर ही सारे एग्रीकल्चर एरिया को अंदर ले रखा था। और देख लो, सेकंड लाइन जो थी आपकी फोर्टिफिकेशन की, उसमें अर्बन कॉम्प्लेक्स था, मतलब वहाँ पे लोग रहते थे। और थर्ड लाइन के अंदर रॉयल सेंटर्स थे। समझ आया? और जो आपकी रोड्स थी उसको हर जगह से अच्छे से कनेक्ट कर रखा था, वैली से लेके बाज़ार तक आपके जो रोड्स थे उसको एक जगह से कनेक्ट कर रखा था। सिर्फ जो हिली या फिर रॉकी एरियाज़ थे उनसे रोड्स को नहीं बनाया था, बाकी उनके साइड से लेके हर जगह से रोड्स कनेक्टेड थी। और वो सेक्रेड अर्बन कोर हर जगह तक वहाँ पे वो मिली रहती थी, वो एक दूसरे से जुड़ी रहती थी। सेक्रेड सेंटर्स मतलब टेम्पल्स तक। आगे समझ? अब हम पढ़ते हैं अर्बन कोर के बारे में। अब बस थोड़ा सा ही बचा है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, फिर भी बड़े बड़े तो आपके हो गए फिनिश। ये चैप्टर मुश्किल नहीं है, पर यहाँ पे ना कुछ नाम ऐसे यूज़ हो जाते हैं कि जिसकी वजह से कंफ्यूजन आई जाती है, ये चीज़ें समझ नहीं आती है। फॉर एग्जांपल आप टर्म्स याद करो, रायास होते हैं राजास, नायक होते हैं नोबल्स, गोपुरम्स होते हैं गेटवेज, सेक्रेड सेंटर्स का मतलब है टेम्पल्स, अर्बन कोर का मतलब है कॉमन पीपल वहाँ पे रहने वाले हैं, और रॉयल सेंटर्स का मतलब है जहाँ पे राजा रहेगा। आगे समझ? अब इसको याद करने की कोशिश करना। चलो अब नेक्स्ट आपका, एक सेकंड रुको, हाँ, नेक्स्ट आपका आता है अर्बन कोर।
अब हम अर्बन कोर के बारे में पढ़ते हैं। अर्बन कोर क्या मिला कि यहाँ पे कॉमन पीपल रहते हैं, पर यहाँ पे कुछ अमीर लोग भी रहते हैं। क्या पता चला हमें यहाँ पे अर्बन कोर का नॉर्थ ईस्टर्न एरिया, अर्बन कोर का जो आपका नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है, यहाँ पे हमें चाइनीज़ यूटेंसिल्स मिल रहे थे। यहाँ पे हमें चाइनीज़ यूटेंसिल्स भी मिले हैं कि इसका मतलब कि यहाँ पे रिच ट्रेडर्स रह रहे हैं। अर्बन कोर में हमें चाइनीज़ यूटेंसिल्स मिले, जिसका मतलब हमें यहाँ पे पता चला कि यहाँ पे रिच ट्रेडर्स रह रहे हैं। और क्या पता चला कि यहाँ पे हमें टॉम्स और मॉस्क भी मिल रही है, मकबरे और मॉस्क भी मिल रही है इधर। कहाँ पे? अर्बन कोर के अंदर। मतलब यहाँ पे डाइवर्सिटी भी है, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी रह रहे हैं। पर किसी भी टॉम को या फिर किसी भी मॉस्क को देखा जहाँ पे मंडप बने हो, मंडप मतलब 4 पिलर्स खड़े होते हैं। मंडप में क्या होता है, 4 ऐसे पिलर्स होते हैं ना आसपास। तो आपने देखा है कहीं पे भी कि जहाँ पे ऐसे पिलर्स खड़े हो? नहीं ना। पर यहाँ इस अर्बन कोर के अंदर हमें वो भी मिल रहे थे। इसका मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी थी। और मंडप कैसे? जैसे हमें हम्पी के टेम्पल्स के अंदर मिलते हैं। आया समझ? और क्या पता चला कि यहाँ पे मतलब मुस्लिम्स भी रह रहे हैं। और क्या पता चला कि यहाँ पे ऑर्डिनरी हाउसेस भी हैं, मतलब ऑर्डिनरी पीपल के हाउसेस भी हैं इधर। और छोटे छोटे मंदिर, छोटी छोटी श्राइन्स हैं जहाँ पे डिफरेंट या फिर वैरायटी ऑफ कल्ट्स को पूजा जा रहा है जो अलग अलग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे वेल्स, रेन वाटर के टैंक्स, टेम्पल टैंक सब कुछ थे, जिसकी वजह से कॉमन पीपल तक पानी का सप्लाई पहुँच पाए। आया समझ? ये था आपका अर्बन कोर। क्या? यहाँ पे चाइनीज़ यूटेंसिल्स मिले, यहाँ पे टॉम्स एंड मॉस्क मिले जिसपे मंडप्स बने हुए हैं, यहाँ पे हमें ऑर्डिनरी पीपल के घर मिले, यहाँ पे श्राइन्स मिली है, यहाँ पे टेम्पल्स मिले हैं, वाटर टैंक्स मिले, रेन वाटर टैंक्स मिले, टेम्पल टैंक्स मिले हैं जिसके थ्रू कॉमन पीपल तक पानी पहुँच पाए, वाटर सप्लाई हो पाए। उसके बाद ये आपका अर्बन कोर फिनिश हो जाता है। इसके बाद आते हैं रॉयल सेंटर पे। रॉयल सेंटर मतलब यहाँ पे राजा रहता है। अब रॉयल सेंटर के अंदर भी ना हमें 60 मंदिर मिले। कितने? 60 टेम्पल्स हमें इधर ही मिले हैं। 60 टेम्पल्स मिले। तो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ये कंफ्यूज हो गए कि भाई मतलब तुम सेक्रेड सेंटर में हो या फिर रॉयल सेंटर के अंदर हो, क्योंकि सेक्रेड सेंटर का मतलब ही वहाँ पे मंदिर है, वहीं पे रॉयल सेंटर में भी मंदिर मिल रहे हैं। तो इसका मतलब कि यहाँ पे ये लोग पानी कह रही हूँ, सॉरी, मंदिर इधर भी वो लोग रह रहे थे। तो इसका मतलब ये लोग रॉयल सेंटर में रह रहे हैं या सेक्रेड सेंटर के अंदर रह रहे हैं, जो इतने सारे इन्होंने मंदिर बनाए हैं। पर इन मंदिरों को देख के हमें पता चलता है कि इनको यूज़ सिर्फ रॉयल लोगों के थ्रू ही किया गया था। कॉमन पीपल का आना यहाँ पे क्या कह सकते हैं, मना था, वर्जित था, मना था, कुछ भी था। और यहाँ पे हमें 30 बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स भी मिला है, जिसको देख के पता चल रहा है कि शायद ये राजा का महल है। क्या मिला हमें रॉयल सेंटर्स के अंदर? 60 मंदिर मिले और 30 बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स मिला, जिसको देख के हमें पता चलता है कि वो राजा का महल है। और क्या पता चला कि यहाँ पे 2 चीज़ें बनी हुई थी, 2 बेसिकली प्लेटफॉर्म्स बने थे। एक था ऑडियंस हॉल और एक था महानवमी डिब्बा। अभी मैं महानवमी डिब्बा बताऊंगी। और आजकल नवरात्रे भी चल रहे हैं और आज लास्ट नवरात्रा है, कल अष्टमी है और परसों नवमी है ना। तो ये इसका यूज़ इसी टाइम पीरियड पे होता था। तो 2 होते थे, एक होता था ऑडियंस हॉल और एक होता था महानवमी डिब्बा। तो अब हम पढ़ेंगे महानवमी डिब्बा के बारे में। कुछ नहीं है, महानवमी डिब्बा ये क्या है कि एक प्लेटफॉर्म है वुड का बना हुआ, एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर कुछ स्ट्रक्चर भी पहले बना होगा, अब नहीं बना हुआ, जिसका 11,000 स्क्वायर फीट्स का एरिया है और हाइट है इसकी 40 फीट।
कितना बड़ा है आप देख रहे हो, स्क्वायर 11,000 स्क्वायर फीट तक ये फैला हुआ है ये चीज़, और इसकी हाइट है 40 फीट। मतलब इधर सारे काम होते थे। अब ये बना हुआ है आपका स्टोन वगैरह चीज़ों का। इसके ऊपर जो वुडन स्ट्रक्चर था अब हमें वो नहीं मिल रहा। ऑफ कोर्स वुड का है तो ख़राब भी हो जाता है, तो इसके ऊपर का वुडन स्ट्रक्चर नहीं मिला, पर हमें ये प्लेटफॉर्म मिल गया जिस पे हमें पता चलता है कि यहाँ पे रिचुअल्स परफॉर्म होते थे महानवमी के टाइम की, जहाँ पे रिचुअल्स परफॉर्म होते थे महानवमी के, मतलब ये जो नवरात्रे हो रहे हैं 9 दिन के, उस टाइम पे जो चीज़ें होती है, पूजाएं होती है, हर दिन अलग अलग माता को रिप्रेजेंट करा जाता है, तो वो सारी चीज़ों को परफॉर्म यहाँ पे किया जाता था। यहाँ पे डांस होता था, यहाँ पे परफॉर्मेंसेस, ड्रामाज, एक्ट्स, म्यूज़िक होता था, यहाँ पे फेस्ट लगते थे, सब कुछ लगता था कि जहाँ पे लोग आके एंजॉय करते हैं। और लास्ट दिन इस महानवमी के टाइम पे जो लास्ट डे होता था, उधर इस महानवमी डिब्बा पर राजा अपनी नायक को, उनकी मिलिट्री को चेक करता था। वो अपनी मिलिट्री को भी चेक करता था लास्ट डे पर, और दिखाता था कि देखो मैं कितना स्ट्रॉन्ग हूँ, कितना पावरफुल हूँ, कि मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ। पर हमारे आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि यार ये इतना भी बड़ा नहीं था कि यहाँ पे परफॉर्मेंसेस भी हो जाए, यहाँ पे एक्ट्स भी हो जाए, यहाँ पे बाज़ार भी लग जाए, यहाँ पे लोग भी आके सारी चीज़ें देखें, यहाँ पे ट्रेड भी हो रहा है और यहाँ पे मिलिट्री चेक भी हो रहा है। तो उनका कहना था कि ये इतना भी बड़ा नहीं है कि यहाँ पे सारी चीज़ें हो रही हो, पर हम इस पे 100% श्योर नहीं हो सकते, क्योंकि ऑफ कोर्स हमारे पास 100% प्रूफ नहीं है। जो लिखा है हमें कहीं ना कहीं उस पर भी विश्वास करना पड़ेगा। सॉरी, हाँ, तो यहाँ पे आपका बता रखा है कि यहाँ पे इसको दशहरा भी कहते हैं, दुर्गा पूजा भी कहते हैं, नवरात्रि और महानवमी भी कहते हैं। पेनिनसुलर इंडिया के अंदर, नॉर्थ इंडिया के अंदर दशहरा है, तो 2 बार होते हैं ना नवरात्रि, तो वो चीज़ बता रहे हैं। और क्या बता रहे हैं कि यहाँ पे सारे हॉर्स के सैक्रिफाइसेस, बफेलोज़ के या अदर एनिमल, जितने भी एनिमल्स हैं उनके सैक्रिफाइसेस या उनकी जो वर्शिप है वो यहाँ पे होती थी। यहाँ पे चेक होता था, सारी चीज़ें होती थी। पेज नंबर 181 के अंदर वही अच्छे से बताया हुआ है। और बताया है कि लास्ट डे पे ये अपनी आर्मी चेक करते थे, जिसको एक डीप सिंबॉलिक मीनिंग भी दिया गया है कि ये बताने के लिए कि यहाँ का राजा कितना पावरफुल है। बस वही सारी चीज़ें बता रखी है। और लास्ट पैराग्राफ में ये बताया कि वो क्वेश्चन कर रहा है। अब नेक्स्ट आ जाओ आपका अदर बिल्डिंग्स इन द रॉयल सेंटर। अदर बिल्डिंग्स इन द रॉयल सेंटर, ओके, बस अब कुछ छोटे छोटे रह गए। सॉरी, उधर क्या है कि यहाँ पे हम 2 की बात करेंगे, एक है लोटस महल और एक है हज़ारारामा टेम्पल। ये भी हमें रॉयल सेंटर्स के अंदर ही मिल रहे हैं। लोटस महल बेसिकली नाम से लगता है कि एक रॉयल रोमांटिक जगह है जहाँ पे राजा आता होगा कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें करने, पर ऐसा कुछ नहीं है। वो एक काउंसिल चेम्बर है जहाँ पे राजा अपने चीफ्स के साथ मिलके मीटिंग करता है। नाम दिया लोटस महल, और करता गया वहाँ पे जाके मीटिंग्स। तो ये बहुत ही अलग सी चीज़ है। और यहाँ पे अपने एडवाइज़र्स के साथ मिलके वो मीटिंग्स करते हैं, जहाँ पे वो सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं कि अब नेक्स्ट चीज़ कैसे करनी चाहिए, या ये पर्टिकुलर चीज़ के अंदर क्या चेंजेस करने चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें बताई गई है, किसके थ्रू, मैकेंजी के थ्रू। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा हज़ारारामा टेम्पल, जो भगवान राम के डिनोटेड है। तो उस टेम्पल में राजा और उसकी फैमिली जाते हैं चीज़ों को करने या फिर रिचुअल्स परफॉर्म करने। जितने भी टेम्पल हैं उधर सिर्फ राजा और उसकी फैमिली ही जाती है और वो ही इस टेम्पल को यूज़ करते हैं। तो ये 2 चीज़ें हमें और कहाँ मिली हैं, रॉयल सेंटर के अंदर। इसके बाद हमारा सेक्रेड सेंटर, वो क्या है, हमारा जो तुंगभद्रा रिवर का जो एरिया है, मतलब जो नॉर्दर्न रीजन है, सेक्रेड सेंटर वहाँ पर होता था। और इसको सेक्रेड सेंटर कहने के 3 मेन रीजन्स हैं। क्या? पहला कि वहाँ पे वली और सुग्रीव का मंकी किंगडम था सबसे पहले, तो इसलिए उसको सेक्रेड सेंटर कहते हैं। कौन थे वली और सुग्रीव? जो रामायण के अंदर थे। अगला, यहाँ पे पंपा देवी ने पेनेंस किया था, यहाँ पे तपस्या की थी
ताकि उनकी विरूपक्षा से शादी हो पाए। विरूपक्षा कौन है? हमारे शिव जी। पंपा देवी हम पार्वती माता को कह रहे तो उनके हस्बैंड कौन है? शिव जी। और वो कौन है? विरूपक्ष। तो इसलिए वो विरूपक्षा से शादी करना चाहती थी और इसलिए यहाँ पे बैठ के उन्होंने तपस्या की थी। तीसरा, यहाँ पे सबसे पहले जैन टेम्पल्स भी थे। तो ये 3 रीजन्स थे जिसकी वजह से कहा गया कि ये एक सेक्रेड एरिया है, यहाँ पे सारी पवित्र चीज़ें हो रही है। और क्या हुआ कि ये इतना ज़्यादा सेक्रेट था कि जितने भी रॉयल ऑर्डर्स को पास करा जाता था तो वहाँ पे जो स्टैंप लगती थी वो राजा के नाम की नहीं, वहाँ पे श्री विरूपक्ष के नाम की स्टैंप्स लगती थी। मतलब विरूपक्ष भगवान जो हमारे शिव जी हैं उनके नाम की स्टैंप्स लग के ही सारे रॉयल ऑर्डर्स को पास किया जाता था। और यहाँ के राजा ने खुद को टाइटल्स भी दिए थे हिंदू सुल्ताना, जिसका मतलब होता है हिंदू सुल्तान। अब सुल्तान कैसे आया? ऑफ कोर्स हमारे आसपास कौन घूम रहे हैं? सुल्तान, दक्कन के सुल्तान। तो ये सारे घूम रहे हैं तो उनकी वजह से भी ये सारी चीज़ें आ ही जाएंगी। चलो, सेक्रेट सेंटर समझ आया? पेज नंबर 184 पर हूँ मैं। वहाँ पे आपका सारा बताया हुआ है कि यहाँ पे सारे लोग अपनी पूजा अर्चना करते हैं, पर यहाँ पे ये एक लर्निंग सेंटर भी बन जाता है। यहाँ पे सारी चीज़ें लोग पढ़ाई भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। और टेम्पल्स जो बनते थे वो सोशल, कल्चरल, रिलीजियस और इकोनॉमिक सेंटर्स के नाम से भी बनते थे। आई एम सो सॉरी यार, बहुत तबीयत ख़राब है मेरी। समझ आ गया? सारा हो गया। अब क्या हो रहा था कि जितने भी टेम्पल होते थे उसके अंदर सबसे पहले सिर्फ राजा की सिर्फ भगवानों के पोर्ट्रेट्स नहीं, राजा ने अपने भी 2-3 पोर्ट्रेट्स उधर लगवा दिए, ये दिखाने के लिए कि वो कितने पावरफुल है, वो कितने सुपीरियर है, ताकि उनके राइवलरीज और उनके जो नोबल्स, जो नायक हैं, वो उनसे डर के रहे। इसलिए वो लोग ये भी बनवाते थे। ये टॉपिक भी ख़त्म होता है। नेक्स्ट है आपका गोपुरम एंड मंडप्स। गोपुरम्स मतलब गेटवेज, मंडप्स मतलब जो ऐसे आपके 4 पिलर्स खड़े करते हैं जहाँ पे शादी वगैरह भी होती है, सब कुछ होता है, तो उसको हम मंडप्स कहते हैं। अब सबसे पहले जो हमारे गोपुरम होते हैं उनको हम बोलते हैं राया गोपुरम, मतलब रॉयल गोपुरम्स। तो वो बनवाए थे, उसके एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए, जैसे कि आपका बृहदेश्वर टेम्पल है वो। उसके अलावा आपके जो नायक्स होते थे, जो नोबल्स होते थे, वो भी इतने ज़्यादा पावरफुल हो गए थे, इतने ज़्यादा अच्छे स्ट्रॉन्ग बन चुके थे कि उन्होंने भी कुछ गेटवेज बनवाए, उन्होंने भी कुछ गोपुरम्स बनवाए। तो इसका मतलब कि वो लोग भी भगवानों के उसके लिए थे ताकि वो गेटवे बना रहे, राइट। तो मतलब वो भी डिवाइन ऑर्डर, डिवाइन जो एनर्जीज है, जितने भी भगवान हैं, उनको अपने साथ एक कनेक्शन फील कर पाए। उसके बाद जो आपके मंडप थे वो बने हुए थे 2 टेम्पल्स के अंदर, 2 मंदिरों में। एक था विरूपक्षा का और एक था विट्ठल का। विरूपक्षा का मतलब है शिव जी और विट्ठल का मतलब है आपका विष्णु भगवान। उनके भी 9th-10th सेंचुरी के अंदर इन्होंने मंडप्स बनवाए हुए थे। यहाँ पे पेज नंबर 186 यहाँ पे सारा दे रखा है आपको कि विरूपक्षा और विट्ठल टेम्पल का बनाया हुआ है। 2 उसका मंडप्स बनाया हुआ है और पिलर्स बनवाए हुए हैं कृष्णदेव राया ने, जिसमें सब कुछ बताया हुआ है। उसकी अच्छे से कार्व्ड पिलर्स है, उसमें अच्छी अच्छी ड्राइंग्स बनाई है, सब कुछ करा हुआ है उन्होंने, और हर एक चीज़ को किसी ना किसी चीज़ से डिनोट किया है। विट्ठल टेम्पल के अंदर हमें एक चीज़ और क्या दिखी, हमें चैरियट दिखा। वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि महाभारत से डिनोटेड तो नहीं है, क्योंकि चैरियट्स का वहाँ पे भी तो बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ और विष्णु भगवान का ही रूप है उधर, तो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि वो महाभारत से रिलेटेड हो। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो रही थी। और कुछ मंदिरों के अंदर यहाँ पे ड्रामास, म्यूज़िक, डांसेस और प्रोग्राम्स और अलग अलग चीज़ें भी परफॉर्म होती थी। जैसे महाशिवरात्रि आती है तो हम भगवान की शादी भी एंजॉय करते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी उधर कर रहे थे। और वहीं पर उन्हीं के लिए ये लोग सारे डांसेस, परफॉर्मेंसेस, म्यूज़िक्स वगैरह भी अरेंज करते थे।
समझ आया? आप देख लो पेज नंबर 188। ये वाली जो फिगर है ये एक गेटवे है, एक गोपुरम है जो कि नायक ने बनाया है, राजा ने नहीं बनाया, ये नायक ने बनाया है। इसका मतलब हमारे जो चीफ थे उन्होंने बनवाया है। आगे समझ? अब लास्ट सेकंड टॉपिक, प्लॉटिंग पैलेसेस, टेम्पल्स एंड बाजार्स। ठीक है, इधर आ जाओ, लास्ट सेकंड टॉपिक है, इधर आ जाओ। अब जैसे कि मैकेंजी ने सर्वे किया, उन्होंने बहुत सारे अलग अलग ट्रैवलर्स के जो अकाउंट्स थे उसको साथ में कलेक्ट किया और सारी चीज़ें बताई। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और कर्नाटका डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूज़ियम ने इस पूरी साइट को प्रिजर्व करा। मतलब हमारे विजयनगर की जो साइट थी उसको किसने प्रिजर्व करा? इन दोनों ने मिलके प्रिजर्व किया। और 1976 के अंदर इन्होंने हम्पी को एक नेशनल साइट, इम्पॉर्टेंट नेशनल साइट के नाम पे वो कर दिया, रजिस्टर कर दिया कि हाँ ये एक रिकॉग्नाइज कर दिया कि हाँ ये एक इम्पॉर्टेंट साइट है। समझ आया? उसके बाद हमारे कुछ और लोग हैं जैसे कि जॉन एम फ्रिट्ज, जॉर्ज मिशेल, MS नागराजा राव। इन्होंने बहुत ही अलग अलग चीज़ें बताई। क्या? उधर मैं बताती हूँ, पेज नंबर आपका 190 पे। इन्होंने बताया कि विजयनगर एक ऐसा जगह है जो कि आप एक उसमें नहीं देख सकते, एक लुक के अंदर आप पूरा विजयनगर नहीं देख सकते। आपको उसको डीपली स्टडी करना पड़ेगा, आपको उसे बार बार देखना पड़ेगा। वहाँ पे बहुत सी चीज़ें हुई है, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें थी वुडन की, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट्स जो थे वो वुड के बने हुए थे जो ख़त्म हो गए हैं। तो आपको विजयनगर को बार बार देखना पड़ेगा अगर आपको देखना है कि विजयनगर कैसा था। वहाँ पे वुड की चीज़ें थी जो ख़त्म हो गई, पर वहाँ पे कॉलम्स, ब्रैकेट्स, बीम्स, सीलिंग्स, ओवरहैंगिंग केव्स, टावर्स और जो डेकोरेटेड पिलर्स है प्लास्टर के बने हुए हैं, उनको पेंट करा हुआ है, कार्व करा हुआ है। वहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल है विजयनगर। आप उसको बहुत डीपली स्टडी करो तभी पता चलेगा कि विजयनगर कितना ही ज़्यादा अच्छा है। ऑल्दो कि हमारे जो वुडन स्ट्रक्चर है वो अब गायब हो गए हैं, पर फिर भी उनकी कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंस आज भी हमें मिलती है। ये चीज़ बताई हुई है। एक चीज़ कि वहाँ के बाज़ारों में क्या मिलता था, उसके लिए आप फोर्स 5 पढ़ लो, उसके अंदर पूरा बताया हुआ है कि बाज़ारों में आपको वहाँ पे रूबी मिलेंगे, डायमंड्स, पर्ल्स, सीड पर्ल्स, क्लॉथ्स वगैरह सब कुछ मिलेंगे। उसके बाद अगर आप हॉर्सेस और नाग्स और लाइम्स, ऑरेंजेस, ग्रेप्स, हर तरीके के फ्रूट्स मिलेंगे, हर तरीके की दालें मिलेंगी, पल्सेस, बार्ले, ग्रेन्स मिलेंगे, वीट्स मिलेंगे, मूंग मिलेगी, हॉर्स ग्राम, सारी चीज़ें आपको इस जगह पे मिलेगी। आपको ऐसे फ्रूट्स मिलेंगे जो आपने सोचे भी नहीं होंगे, यहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपने सोची नहीं होगी। विजयनगर इतना वास्ट है कि आप एक लुक में उसको ख़त्म नहीं कर सकते। आपको हर किसी के अकाउंट्स पढ़ने हैं, आपको हर किसी को देखना है, हर किसी को सुनना है, फिर ही समझ आएगा कि विजयनगर कैसा था। इसके साथ आपका ये टॉपिक भी ख़त्म होता है। पेज नंबर 189 पे यही बता रखा है कि एक मैप को कैसे डिवाइड किया जाता है। यहाँ पे 25 एरियाज़ के अंदर डिवाइड किया, उसके बाद फिर उसको सब डिवाइड करते 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 फिर जाके उस एरिया को उन्होंने समझा। और लास्ट है क्वेश्चन इन सर्च ऑफ आंसर। यहाँ पे यही है कि आर्कियोलॉजिस्ट यही क्वेश्चन करते कि इसको क्यों बनाया होगा, कैसे बनाया होगा, कब बनाया होगा, किस तरीके से बनाया होगा और किस स्टाइल के साथ बनाया होगा, और यहाँ पे कितना कल्चरल और कल्चरल इन्फ्लुएंस है, वो सारी चीज़ें देखनी है, आइडियाज़ देखने हैं लोगों के कैसे थे, और यहाँ के सोर्सेज पढ़ने हैं कि यहाँ पे कौन से सोर्सेज थे, हमारे क्या सोर्सेज थे। लिटरेचर थी, इंस्क्रिप्शंस थी, पॉपुलर ट्रेडिशंस थे, ओरल ट्रेडिशंस थे, लोगों की मेमोरी है, वो सारी चीज़ों से हमें पता चलेगा कि विजयनगर एक्चुअल में था क्या। तो विद दिस आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स। अच्छे से देना, सब कुछ आता है। एंड मोमेंट पे आई नो कि ये थॉट आता है कि यार कुछ नहीं आता, पर कोई बात नहीं, सब कुछ आता है। शांति से सोच के करना और पेपर आपका बहुत अच्छा जाएगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर।